अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोफेसर फॉर यू आज की वीडियो में बात करेगा इंटरेस्टिंग मेरिट्स के ऊपर। अगर हम देखें तो बादशाही मस्जिद में अगर रंजीत सिंह ने घोड़े बांधे तो वो भी गलत था, और महमूद खान गजनवी ने अगर हिंदुओं का मदर तोड़ा तो वो भी गलत था। बात तो मेरिट्स की है। मेरिट के ऊपर जब बात करेंगे तो जो गलत है वही गलत है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि महमूद गजनवी के फॉलोअर्स आज भी उसके मंदिर तोड़ने के ऊपर फख्र करते हैं, लेकिन रंजीत सिंह के फॉलोअर्स कभी भी बादशाही मस्जिद में घोड़े बांधने की बात के ऊपर फख्र करते नजर नहीं आएंगे। तो फिर मेरिट्स के ऊपर किस तरह बात होगी? इसलिए हमें तारीख कंफ्यूज कर देती है और हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि इसके असरात क्या होंगे। इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन इन कन्वर्सेशन एंड आल्सो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। मुसलमान एक कौम है, इन्होंने एक मुल्क हासिल कर लिया। अगले ही जुमले में कहा जाता है कि हम एक हजूम हैं, हम कभी कौम नहीं बन सकते। तो ये कंट्राडिक्शन है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आती। आप देखें कि किस किस तरीके से हमें तकसीम किया जाता है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच आता है तो आईसीसी अनाउंस करता है दो रवायती हरीफ, और यहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि इंडिया से नहीं हारना चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ। आप अभी खुद अंदाजा लगाएं कि ये कौन सी मुहब्बल वतनी है। और इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं, अगर पाकिस्तानियों के लिए हिंदुस्तान ना होता तो हम क्या इतने मुहब्बल वतन होते, और इसी तरह अगर हिंदुओं के लिए पाकिस्तान न होता तो वो क्या अपनी वतन की मिट्टी से इतने मुहब्बल वतन होते? क्या उनके अंदर इतना पैट्रियटिज्म होता? क्या वो हुब्बल वतनी में यहाँ तक चले जाते कि अपने सर धड़ की बाजी लगाने से भी गुरेज ना करते? अभी अगर हम पाकिस्तानियों को देखें तो इनके दिमाग तक मुहब्बल वतनी भरी हुई है, लेकिन इस मुहब्बल वतनी की बुनियाद कोई भी नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को अगर भारत में देखा जाए तो उनके दिमाग तक मजहब की मोहब्बत भरी हुई है। उनके मजहब की मोहब्बत के पीछे उनकी बुनियाद कोई नहीं है। इन दोनों चीज़ों की बुनियाद पर दोनों कौमें ही पीछे रह गई हैं, दोनों कौमें ही तबाह हो रही हैं। जब तक आप उसकी बेस को नहीं समझेंगे तब तक इन दोनों चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, चाहे मोहब्बत आपके दिमाग तक पहुंच जाए या आपके सर से ऊपर गुजर जाए। इसके साथ एक और चीज़ देखें, अगर किसी भी भारतीय ने डुअल नेशनैलिटी लेनी हो तो उनका आज भी ये कानून है कि वो हिंदुस्तान की नेशनैलिटी छोड़ेगा तब वो दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी लेगा, और जब वो वापस हिंदुस्तान की नेशनैलिटी लेना चाहे तो वो उस मुल्क की नेशनैलिटी को छोड़ेगा तो हिंदुस्तान की नेशनैलिटी लेगा। अभी यहाँ पर पाकिस्तान में इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे हम लोग डुअल नेशनैलिटी लेने को फख्र महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपने बबल से बाहर निकलना होगा, मुताले पाकिस्तान और पीटीवी की नशरियात से थोड़ा दूर होना होगा और इन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन से अपने आप को आज़ाद करना होगा। तब जाकर हमें समझ आएगी कि इस एरिया की जियोग्राफी क्या है, हमारी आज़ादी की जियोग्राफी क्या है, हमारे राइट्स की जियोग्राफी क्या है। और अगर हम अपनी अप्रोच को देखें तो मुगलों ने चाहे दिल्ली में बैठ के हुकूमत की या लाहौर में बैठ के, पेशावर कलकत्ता या काबुल में बैठकर हुकूमत की, उन्होंने वहाँ की ज़बान सीखी, वहीं के तर्ज अमल अपनाए और उसी लिबास को अपना कर उन्होंने वहाँ के लोगों के ऊपर हुक्मरानी की। जबकि गोरे जब यहाँ आए तो उन्होंने 200 साल यहाँ गुजारे, उन्होंने यहाँ की ना ज़बान सीखी ना ही यहाँ की तहजीब और चाल डाल को अपनाया, अपने तरीके से हुकूमत की और अपने तरीके से हुकूमत करने के बाद यहाँ से 200 साल के बाद रवाना हो गए। लेकिन यहाँ पर वो अपनी बाकियात छोड़ गए जो आज तक हम लोग अपना रहे हैं, और उनको अपना ऐसा हुलिया पेश कर रहे हैं कि वो हमें किसी न किसी तरीके से अंग्रेज समझने लग जाए, किसी न किसी तरीके से वो ये समझे कि हम भी उन जैसे हैं। अभी अब खुद अंदाजा लगाएं कि ये सोच का म्यार है और ये हमारी अप्रोच है। इसके अलावा अगर हम मेरिट की बात करें तो हमारे सामने मुतालिया पाकिस्तान ने वो हीरो रखे हैं जिन हीरोज ने अंग्रेजों के साथ मिलकर हुकूमतें भी की हैं, अंग्रेजों के साथ मिलकर और अंग्रेजों को हर फैसले में अपनी सपोर्ट भी दी है। अब खुद अंदाजा लगाएं कि वो तमाम लोग क्या हमारे हीरोज हो सकते हैं, क्या वो तमाम लोग हमारे आइडियल्स हो सकते हैं जिन लोगों के बाप दादा ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। लेकिन अगर हम उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को तबाह किया, 1857 की जंग आज़ादी लड़ी, जिनमें राय अहमद खरल हो या भगत सिंह हो, इन दोनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लहू को मारा, अपनी सकाफत
اور اپنے رائٹس کے حق میں آواز بلند کی. آج ان دونوں کا ذکر ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا اور ان کے بارے میں بتایا نہیں جائے گا. کیا یہ میرٹس ہیں؟ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے ان چیزوں کی؟ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری حقیقی بنیادیں کس وجہ سے کمزور ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو آج تک ایک تعلیمی نظام ہی نصب نہیں ہو سکا. لوکل گورنمنٹ کے پڑے ہوئے لوگ بیچارے چپڑاسی اور تھرڈ کلاس نوکریوں کے لیے بچے ہیں، جبکہ انگلش اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ 16 گریڈ تک کی نوکریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ باہر کے اسکولوں سے پڑھ کر آنے والے لوگ جن کی مقدار صرف 1% ہے وہ ہم پہ آج حکمرانی کرتے ہیں اور آج سے پہلے 75 سالوں سے وہ حکمرانی کرتے آ رہے ہیں. ابھی خود اندازہ لگائیں کہ ان تینوں کیٹیگریز میں تعلیم حاصل کرنے والے لوگ کس طرح برابر ہوں گے. ہم کس طرح میرٹ کی بات کر سکتے ہیں، کس طرح برابری ایکویلٹی کی بات کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس میرٹ کو اپنے ملک میں لاگو کر سکتے ہیں. کون ہے جو ان میرٹس کے اوپر بات کرے گا؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں یہیں رہنا ہے اور اسی ملک کی خدمت کرنی ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی ایمانداری دکھانی ہوگی، اپنے اپنے حصے کی محنت کرنی ہوگی، اپنا آؤٹ پٹ دینا ہوگا اور اپنے آپ کو میرٹس کے اوپر پرکھنا ہوگا. جب ہم اپنے گھر سے اور اپنے آفس سے اور اپنی کمیونٹی سے میرٹس کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی ابتدا کر دیں گے تو تب آپ دیکھنا کہ وہی اثرات آگے بڑھتے جائیں گے. اس لیے ہم سب نے ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے اور ہمیشہ میرٹس کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں. میری اور انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پروفیسر فار یو چینل کو سبسکرائب کریں. میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ، بائے.